जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास ना खर्च करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए नकद रखे हों। 65,000 करोड़, बाप रे, तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और उसे अपने घर की मरम्मत करवानी हो, किसी बड़े इलाज का बिल देना हो और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसों की एकदम सख्त जरूरत हो। मतलब बुनियादी जरूरतें एकदम सामने खड़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो इंसान उस पैसे की एक पाई तक न छुए। सुनने में स्थिति बिल्कुल बेतुकी और अजीब लगती है ना? एकदम बेतुकी। कोई ऐसा क्यों ही करेगा? यही तो बात है। लेकिन अगर हम आज के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई सुनी सुनाई बात या अंदाजा नहीं है। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जिसे हम कैग कहते हैं, उसकी नवीनतम रिपोर्ट का आधिकारिक आंकड़ा है। कैग की रिपोर्ट? हाँ, 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है ना, उसके लिए ये 2025 की रिपोर्ट संख्या 1 है। ये वो दस्तावेज है जो सतह पर तो सिर्फ संख्याओं का एक उबाऊ जाल लगता है, लेकिन असल में ये राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे प्रामाणिक एक्सरे है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। मतलब सिर्फ करोड़ों रुपयों और प्रतिशत के भारी भरकम आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की असली कहानी को डिकोड करना है। बिल्कुल। ये समझना है कि कैसे एक ऑडिट रिपोर्ट राज्य के विकास, उसकी नीतियों और जमीनी हकीकत का सीधा आईना बन जाती है। तो शुरुआत उस बुनियादी ढांचे से करते हैं जिसके तहत ये रिपोर्ट तैयार होती है। हाँ, जरूरी है वो समझना। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 151, जिसके तहत कैग ये रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश करता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का रोजमर्रा के प्रशासन में, मतलब असली दुनिया में क्या काम है? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये राज्य की राजकोषीय स्थिति या जिसे हम फिस्कल पोजीशन कहते हैं, उसका एक बिल्कुल तटस्थ और स्वतंत्र मूल्यांकन है। अच्छा। सरकार बजट बनाती है, राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करती है और अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती है। तो कैग ये जांचता है कि जो पैसा जिस काम के लिए आवंटित हुआ था, क्या वो सच में उसी काम पर खर्च हुआ? मतलब पैसों की ट्रैकिंग। हाँ, और क्या वित्तीय नियमों का सही से पालन हुआ या नहीं। इसका अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक वित्त में पूरी पारदर्शिता तय करना है। क्या किस भूमिका को देखकर ना मुझे एक उपमा याद आ रही है। कैसी उपमा? एक सख्त स्कूल प्रिंसिपल की, जो राज्य सरकार के वित्तीय रिपोर्ट कार्ड की एकदम बारीकी से जांच करता है। वो प्रिंसिपल जो केवल ये नहीं देखता कि छात्र स्कूल आया या नहीं, हाँ, अटेंडेंस काफी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये भी जांचता है कि उसने क्लास में बैठकर सच में पढ़ाई की या सिर्फ बहानेबाजी करके समय बर्बाद किया। ये उपमा तो एकदम सटीक है। और अगर हम इस उपमा को रिपोर्ट की संरचना पर लागू करें ना, तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। कैग कोई एक पन्ने का निष्कर्ष नहीं दे देता कि हाँ भाई सब ठीक है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को अलग अलग पैमानों पर मापता है। जैसे अध्याय 1 से 5 तक राज्य की वित्तीय स्थिति का सामान्य अवलोकन, राजस्व और व्यय के रुझान, फिर कर्ज और देनदारियों का बोझ और अंत में वित्तीय नियंत्रण। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। हाँ, ये देखने का कि सिस्टम के अंदर पैसा कैसे प्रवाहित हो रहा है, कहाँ रुक रहा है। तो अगर हम उस रिपोर्ट कार्ड वाले नजरिए से ही देखें तो सबसे पहले ध्यान उन विषयों पर जाता है जहां अंक बहुत अच्छे आए हैं। 2023-24 के नवीनतम आंकड़ों में कुछ बेहद चमकदार संकेत हैं। हाँ, कुछ आंकड़े तो वाकई शानदार हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, उसमें 14.47% की शानदार नॉमिनल वृद्धि दर्ज की गई है। हाँ, 14% से ज्यादा। और इसके साथ ही राजकोषीय घटा जो फिस्कल डेफिसिट होता है, वो भी पिछले वर्ष के 44,823 करोड़ रुपए से घटकर 35,659 करोड़ रुपए रह गया है। ये तो अच्छा सुधार है, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। 14.47% की नॉमिनल वृद्धि सुनने में बहुत बड़ी लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नॉमिनल आंकड़ों में महंगाई दर भी शामिल होती है। ओह, अच्छा। यानी असली वृद्धि थोड़ी कम होगी। बिल्कुल। हालांकि अगर महंगाई को हटाकर हम रियल ग्रोथ की बात भी करें ना, तब भी एक सकारात्मक वृद्धि है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और राजकोषीय घाटे का कम होना राजकोषीय अनुशासन की दिशा में एक अच्छा कदम माना ही जाता है। सही है। अब एक और आंकड़ा है जो सतह पर बहुत बड़ी जीत लगता है। जो राज्य पहले राजस्व घाटे में चल रहा था ना, उसने अब 2,833 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है,
यानी रेवेन्यू सरप्लस। सरप्लस। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। अधिशेष का मतलब है कि कमाई खर्च से ज्यादा हुई, पैसा बच गया, तो क्या किसी विकासशील राज्य के लिए अधिशेष होना हमेशा एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति की निशानी है? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिए था, वो खर्च ही नहीं किया गया हो और इसीलिए पैसा बच गया हो। आपके इस संदेह में बहुत दम है। अर्थशास्त्र में और विशेष रूप से सरकारी वित्त में ना, रेवेन्यू सरप्लस हमेशा जश्न मनाने का कारण नहीं होता। मतलब ये एक धोखा भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये अधिशेष सरकार की कार्यक्षमता की कमी का सीधा नतीजा होता है। देखिए, अगर सिस्टम में पैसा सोखने की क्षमता ही नहीं है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं, तो पैसा तो बच ही जाएगा। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इस अधिशेष के पीछे छिपे कर्ज के पैटर्न को भी गहराई से देखना होगा। तो चलिए उस तस्वीर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां राज्य की वित्तीय मजबूरियां और चुनौतियां साफ नजर आने लगती हैं। अधिशेष के बावजूद अगर हम कर्ज को देखें तो कुल देनदारियों में 12.34% की वृद्धि हुई है। 12% से ज्यादा की वृद्धि? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आंतरिक ऋण का है, इंटरनल डेट, जो कुल देनदारियों का लगभग 59.26% है। आंतरिक ऋण। इसका सीधा मतलब है वो पैसा जो राज्य सरकार ने सीधे बाजार से बॉन्ड या अन्य माध्यमों से उधार लिया है, जो कि काफी महंगा पड़ता है ना? बिल्कुल। ये कर्ज आमतौर पर ज्यादा ब्याज दर वाला होता है। अगर हम 2019 से 2024 के बीच का सफर देखें तो ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 33.24% से छलांग लगाकर सीधा 40.01% हो गया है। 40%? हाँ, अब सोचिए, जब कोई राज्य अपनी कुल अर्थव्यवस्था के 40% हिस्से के बराबर कर्ज में दबा हो, तो भविष्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो केवल उस कर्ज को चुकाने में ही चला जाएगा ना। या कमिटेड एक्सपेंडिचर कहा गया है। ये बहुत खतरनाक हिस्सा है। ये वो खर्च है जिससे सरकार किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकती। जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन हो गया, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन हो गई, और उस महंगे कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज। एकदम पक्के खर्चे। हाँ, और रिपोर्ट के अनुसार ये खर्च राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 36.35% हिस्सा निकल जाता है। 36% से ज्यादा? हाँ, अगर हम इसे एक आम इंसान के बजट से जोड़कर देखें ना, तो मान लीजिए कोई महीने के 100 रुपए कमाता है और उसमें से 36 रुपए सीधे उसकी ईएमआई और फिक्स्ड बिलों में कट जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के पास घर की मरम्मत या बच्चों की पढ़ाई जैसे नए निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है। क्या राज्य की स्थिति भी हूबहू यही है? हाँ, काफी हद तक। लेकिन इस ईएमआई वाले परिदृश्य में एक और बड़ा पेच है। वो क्या? एक आम इंसान मुसीबत आने पर अपने खर्चे कुछ हद तक कम कर सकता है, बाहर खाना छोड़ देगा, घूमना कम कर देगा, लेकिन कोई सरकार रातों रात पेंशन रोकना या वेतन देना बंद नहीं कर सकती। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये 36% का खर्च पत्थर की लकीर की तरह है। इसका सीधा असर राज्य के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी यानी वित्तीय लचीलेपन पर पड़ता है। जब इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सिस्टम को चलाने में, बस मशीनरी चलाने में चला जाए, तो नई सड़कें, अस्पताल या स्कूल बनाने के लिए संसाधन बहुत ही कम बचते हैं। लेकिन सरकार के पास आम इंसान से एक ताकत ज्यादा होती है ना। वो टैक्स बढ़ा सकती है या केंद्र से ज्यादा मदद मांग सकती है। यहीं पर रिपोर्ट का एक और चिंताजनक आंकड़ा सामने आता है। राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में लगभग 11.96% की वृद्धि हुई है। मतलब खुद की कमाई बढ़ी है। हाँ, लेकिन केंद्रीय अनुदानों में जो सेंट्रल ग्रांट्स मिलते हैं उसमें 9.99% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये कैसे संभव है? जब नीतियां चल रही हैं, राज्य विकास कर रहा है, तो केंद्र से आने वाले पैसे में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? लगभग 10% की कमी। देखिए, इसके कई तकनीकी कारण होते हैं। कभी कभी ये कर हस्तांतरण, टैक्स डिवोल्यूशन के फॉर्मूले में बदलाव के कारण होता है, लेकिन अक्सर ये इसलिए भी होता है क्योंकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं शर्तों पर आधारित होती हैं। मतलब राज्य को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। बिल्कुल। अगर राज्य समय पर अपने हिस्से का फंड नहीं लगाता या पुरानी किश्तों का सही से हिसाब नहीं देता, तो आगे के अनुदान रोक दिए जाते हैं। ओह, तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। हाँ, और जब अनुदान कम होते हैं तो राज्य को अपने खर्च पूरे करने के लिए फिर से उसी महंगे आंतरिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है, जो बाजार से महंगा कर्ज लेना पड़ता है। एकदम। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। कर्ज लो, ब्याज दो, पैसा कम पड़े तो फिर कर्ज लो। तो अब हम इस चर्चा के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास है। हाँ,
अभी हमने बात की कि कैसे राज्य कर्ज के बोझ तले दबा है, संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। इस स्थिति में तो किसी को भी ऐसा लगना चाहिए कि सरकार एक एक रुपए का बहुत ही सोच समझकर और तुरंत इस्तेमाल कर रही होगी। तार्किक रूप से तो यही होना चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और कैग रिपोर्ट का जो हिस्सा अब सामने आता है ना, वो प्रशासनिक विफलता की बहुत गहरी और चिंताजनक कहानी कहता है। 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन सरकार इसमें से केवल 79.92% हिस्सा ही खर्च कर पाई। इसका मतलब है कि बजट का 20% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ फाइलों में ही रह गया। हाँ, लगभग 65,512 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि बचत के रूप में पड़ी रही। हाँ, और जाहिर है ये कोई समझदारी वाली बचत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये वो पैसा है जिसे खर्च न कर पाना एक बहुत बड़ी विफलता है। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि ये पैसा किन क्षेत्रों में खर्च नहीं हुआ। किन क्षेत्रों में? ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन। बाप रे। अब सोचिए, एक ऐसे राज्य में जहां कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका का मुख्य आधार है और जहां स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की इतनी सख्त जरूरत है, वहां इन क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए का बिना इस्तेमाल हुए पड़े रहना, ये व्यवस्था की बहुत गंभीर सुस्ती को दर्शाता है। ये बात हजम करना वाकई मुश्किल है। मतलब पैसा मौजूद है, जरूरत सामने मुंह बाए खड़ी है, फिर भी पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है या सिस्टम में कोई ऐसा बड़ा अड़ंगा है जो काम आगे ही नहीं बढ़ने देता? देखिए, इसे केवल लापरवाही कहना स्थिति को बहुत सरल बना देना होगा। इसके पीछे एक पूरी नौकरशाही की उलझन है। अच्छा। हाँ, कई बार टेंडर प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि महीनों तक ठेकेदार ही तय नहीं हो पाते। लाल फीताशाही। बिल्कुल। कभी-कभी जमीन अधिग्रहण के मामले कोर्ट में लटक जाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा ना, कई केंद्रीय योजनाओं में राज्य को अपना हिस्सा मैचिंग ग्रांट्स देना होता है। हाँ, वो शर्त वाली बात। अगर राज्य समय पर वह हिस्सा जारी ना करे तो पूरा का पूरा फंड फ्रीज हो जाता है। तो ये पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये खर्च करने की क्षमता की कमी है। इस खर्च करने की क्षमता से जुड़ा एक और भारी भरकम मसला है जिसे कैग रिपोर्ट ने बहुत प्रमुखता से उठाया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी जिन्हें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स या यूसी कहते हैं, उनका गायब होना। ये तो रिपोर्ट का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई कर्मचारी ऑफिस के काम से किसी यात्रा पर जाता है तो लौटने के बाद उसे होटल और फ्लाइट के बिल जमा करने होते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट। हाँ, ये साबित करने के लिए कि पैसा सही जगह खर्च हुआ। अगर बिल जमा नहीं होंगे तो उसे अगला एडवांस नहीं मिलेगा। क्या सरकार में भी इस यूसी का यही काम है? ये उदाहरण एकदम सटीक तरीके से यूसी के काम को समझाता है। जब वित्त विभाग किसी पंचायत या स्थानीय निकाय को, मान लीजिए, स्कूल बनाने या सड़क बिछाने के लिए पैसा देता है, तो काम खत्म होने के बाद एक यूसी जमा करनी होती है कि हाँ, पैसा लग गया। हाँ, ये वित्तीय पारदर्शिता का सबसे बुनियादी नियम है। अब आप कैग का आंकड़ा देखिए। राज्य में 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पड़े हैं। 49,000 से ज्यादा। और इन लंबित प्रमाण पत्रों की कुल राशि कितनी है? ये राशि है 70,877 करोड़ रुपए। वेट, 70,000 करोड़ रुपए? हाँ। ये तो एक पूरा समानांतर बजट लगता है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ ना कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत ही मौजूद नहीं है कि ये 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, किस काम में लगे, या लगे भी या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सिर्फ एक कागजी कमी नहीं है। इसके पीछे की असली वजह पंचायत और प्रखंड स्तर पर अकाउंटिंग स्टाफ की भारी कमी और तकनीकी रूप से जटिल फॉर्म होते हैं। मतलब क्षमता ही नहीं है हिसाब देने की। हाँ, कई बार ठेकेदार काम कर भी देता है, लेकिन अधिकारी यूसी बनाकर ऊपर भेजते ही नहीं। इसका सबसे खतरनाक असर ये होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन यानी पैसे का इस्तेमाल न होना और वीक मॉनिटरिंग यानी कमजोर निगरानी, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है या श्रृंखलाबद्ध असर जिसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है? देखिए, मान लीजिए किसी जिले को पहले साल 100 करोड़ रुपए मिले। हाँ। उन्होंने 80 करोड़ खर्च किए, लेकिन यूसी सिर्फ 40 करोड़ की जमा की। बाकी का हिसाब नहीं दिया। हाँ, अब जब दूसरे साल वो जिला फिर से फंड मांगेगा तो सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी कि पहले पिछले 60 करोड़ का हिसाब दो, तब नया पैसा मिलेगा। बिल्कुल। अब क्योंकि पुरानी यूसी नहीं आई,
इसलिए नया पैसा रोक दिया गया। इस तरह जो पैसा आवंटित था वो बचत में बदल गया। यानी जो 65,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये 70,000 करोड़ रुपए के गायब प्रमाण पत्र ही हैं। ओह, अब जाकर ये कड़ी जुड़ी। जहां एक विभाग की सुस्ती पूरी की पूरी विकास योजना को पंगु बना देती है। ये एक बहुत ही अहम कड़ी है जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। मतलब विकास का पैसा इसलिए रुका है क्योंकि पुराने खर्च का हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े कैनवस पर देखें, बिग पिक्चर, इस कैग रिपोर्ट के निष्कर्षों को अगर हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी जो PLFS की रिपोर्ट आती है जैसी अन्य राष्ट्रीय रिपोर्टों के साथ जोड़ें तो क्या कहानी बनती है? PLFS की रिपोर्ट राज्य में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का सबसे प्रामाणिक डेटा देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में श्रम बल भागीदारी दर, जिसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, वो काफी कम है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में नए रोजगार पैदा ही नहीं हो रहे। अब आप इसे कैग रिपोर्ट से जुड़कर देखें। हाँ, ये कनेक्शन तो अब बहुत स्पष्ट नजर आने लगा है। मतलब जब ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और कृषि जैसे अहम क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए खर्च ही नहीं होंगे तो वहां काम कैसे शुरू होगा? सही बात है। और जब काम ही शुरू नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? यही तो अर्थशास्त्र का सबसे कड़वा सच है। बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया पैसा केवल ईंट और सीमेंट नहीं खरीदता। हाँ, वो इकोनॉमी को चलाता है। बिल्कुल, वो हजारों दिहाड़ी मजदूरों, इंजीनियरों और सप्लायर्स को रोजगार भी देता है। जब पैसा सिस्टम में फंसा रह जाता है तो इसका सीधा असर जमीन पर रोजगार पैदा होने की रफ्तार पर पड़ता है। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि असली समस्या नीति निर्माण या पॉलिसी डिजाइन में नहीं है। सरकारें योजनाएं बना रही हैं, बजट में हजारों करोड़ रुपए आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी कवायद उस डिलीवरी मैकेनिज्म या कार्यान्वयन के स्तर पर आकर दम तोड़ देती है जिसे इन योजनाओं को जमीन पर उतारना होता है। इसे पूरी तरह से एग्जीक्यूशन फेलियर कहा जा सकता है। आप एक बंद वातानुकूलित कमरे में बैठकर दुनिया की सबसे बेहतरीन नीति बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो पैसा नौकरशाही की भूल भुलैया में ही फंस जाए, अगर प्रखंड स्तर का अधिकारी समय पर हिसाब ही ना दे पाए, तो वो नीति सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा बनकर रह जाती है। वो जमीन तक पहुंचती नहीं है। हाँ, राज्य 14.47% की आर्थिक वृद्धि दिखा रहा है, जो ये बताता है कि क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस क्षमता को जनता तक पहुंचाने वाला जो पुल है ना, वही टूटा हुआ है। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो हमारे सामने बिहार की एक दोहरी और काफी विरोधाभासी वास्तविकता उभरती है। एक तरफ हमारे पास उच्च नॉमिनल GSDP वृद्धि, कम होता राजकोषीय घाटा और राजस्व अधिशेष जैसे चमकदार आंकड़े हैं। बड़े पैमाने पर खर्च न किए गए फंड और 70,000 करोड़ रुपए के उन गायब उपयोगिता प्रमाण पत्रों के नीचे दबी हुई है। बिल्कुल। ये कमजोर वित्तीय प्रबंधन और लचर निगरानी तंत्र ही वो असल दीवार है जो कागजी विकास को वास्तविक विकास में बदलने से रोक रही है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वा निष्कर्ष है। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मुझे लगता है इसी निष्कर्ष से जुड़ा एक विचार छोड़ना जरूरी है। वो विचार क्या है? अक्सर हम किसी भी समस्या का समाधान एक नई नीति, एक नई योजना या एक नए बजट में खोजते हैं। सही बात है। लेकिन जब आंकड़े ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बाधा पैसों की कमी या अच्छे इरादों की कमी नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा उस पैसे का सही समय पर और सही जगह पर उपयोग न कर पाना है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम सिर्फ नई नीतियों की मांग करना बंद करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमें अब पूरी नौकरशाही प्रणाली, जो ये लाल फीताशाही है, और जवाबदेही तय करने वाले बुनियादी ढांचे के पूर्ण कायाकल्प के बारे में सोचना शुरू नहीं कर देना चाहिए? मतलब जब तक पाइपलाइन ही लीकेज से भरी हो तब तक उसमें कितना भी पानी डाल ले वो खेत तक तो पहुंचेगा ही नहीं। एकदम सही। ये सवाल नीतियों की बहस को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। बुनियादी ढांचे के सुधार के बिना कोई भी आर्थिक आंकड़ा जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकता। और शायद यही वो सवाल है जो भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा। खैर, इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि कैग रिपोर्ट की ये उलझी हुई दुनिया अब कुछ हद तक साफ और पारदर्शी हो गई होगी। बिल्कुल। हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए और इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे की असली कहानी खोजते रहिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ। तब तक के लिए विदा।